आज जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी की आंखें सूजी हुई थी और बुरी तरह से लाल भी हो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे लगातार रोती रही हो। ऐसा पिछले कुछ दिन से लगातार हो रहा था। शुरू में तो मैंने भी खास तवज्जो नहीं दी, आम बात समझकर नजरअंदाज करता रहा, मगर अब मुझे एहसास हो गया था ये कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है, तो बहाने करने लगी कि नींद पूरी नहीं हो सकी। मैं कारण नहीं समझ पा रहा था और वो बताने को तैयार नहीं थी, मगर काफी दिनों से पत्नी की सूजी हुई आंखें, उतरा चेहरा कुछ और ही कहानी सुना रहा था। अब हमारी परेशानी भी कुछ हद तक कम हो गई थी। फिर क्या वजह थी कि वो रंजीदा दिखाई देती थी। मैं फलों की रेहड़ी लगाता था और अब कमाने भी लगा था। पहले मैं किसी की दुकान पर काम कर रहा था, मगर मेरी आमदनी बिल्कुल ना हो पा रही थी और मुझे एक छोटी सी गलती की वजह से काम से निकाला गया। हमारी परेशानी बहुत बढ़ गई थी, काम का कोई जरिया नहीं सूझ रहा था और इसी वजह से मेरे सर पर कर्जा जमा होने लगा। तो मेरी पत्नी ने समझदारी दिखाते हुए अपना काम करने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। एक दिन टीवी पर एक ऐड देखी कि ऐप के जरिए से घर बैठे आसानी से कर्ज लिया जा सकता है। इसके लिए ऐप इंस्टॉल करके कंपनी को सभी जरूरी सवालों के जवाब और दूसरी जानकारियों से कंपनी के मेंबरों को आगाह करें और कम से कम 50,000 रुपयों का कर्ज वसूल करें। रकम वापसी बहुत ही कम किस्त में और ज्यादा महीनों की किस्तों पर भी दी जा सकती है और इस बीच ब्याज सिर्फ और सिर्फ 3% तक ही होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए कंपनी की हेल्पलाइन का नंबर भी दिया गया था। ये सब जानकारी मिलते ही मेरी पत्नी को अचानक कर्ज लेने की सूझी। मैं भी इस सब से काफी संतुष्ट था कि चलो किसी जानने वाले से तो इस किस्म की मदद की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। आज के दौर में रिश्तेदार हो या दोस्त, हम जैसे गरीब से कमजोर लोगों की मदद की खातिर उधार तो क्या देंगे, हालचाल तक पूछना बंद कर देते हैं। इसलिए ये तो बहुत अच्छा जरिया है अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का। और फिर मेरी पत्नी अच्छी खासी समझदार और पढ़ी लिखी औरत थी और मैं ठहरा अनपढ़, इन बातों को ज्यादा बेहतर अंदाज से ना समझ सकता था। इसलिए पत्नी की ही राय को अहमियत देता था और अब भी उसको ही ये तरीका अच्छा लगा था। खैर, फिर उसने पहली फुर्सत में वो सारी जानकारी नोट कर ली और ऐप इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर दिया। इस सब में वो बहुत पुरजोशी हो रही थी, मगर जब जवाब आया तो उसके मुताबिक इस लोन के लिए मेरी पत्नी को अयोग्य ठहरा दिया गया। मगर उसने हिम्मत न हारी और कोशिश जारी रखी और उनकी मांग के मुताबिक अपनी दोस्त के भाई और उस भाई के ही दूसरे 2 करीबी दोस्तों को मिन्नत समाजत करके अपनी जमानत के लिए राजी किया। और जाने क्या कुछ, मगर आखिर में 2 से ढाई महीने लगातार कोशिश के नतीजे में लोन की मंजूरी हो ही गई और हमें 10-15 दिन के अंदर सभी तहकीकात पूरी हो चुकने के बाद 50,000 रुपये वसूल हो गए थे। हम बहुत खुश थे कि अब हमारे भी दिन बदल जाएंगे और घर में खुशहाली आ जाएगी। मेरी पत्नी वो सारे पैसे मेरे हाथ में थमाकर बोली, अब मैं अपना कोई काम शुरू कर लूं जिससे रोज की बुनियाद पर अच्छी खासी आमदनी हो सके। तो मैंने 2-4 दिन बाकायदा मंडियों में, बाजारों में और कुछ ऐसी जगहों की खूब देख परख की और कारोबार के लिए भी हर एक का खुद ही खामोशी से जायजा लेता रहा कि किसी को पता भी ना चले और किसी की राय भी मैं अपने घर के मामलों में नहीं लेना चाह रहा था। फिर मैंने इस सब से ये अंदाजा लगाया कि रोज ताजा फल खरीदकर रेहड़ी लगा ली जाए तो अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। तो मैंने यही बात पत्नी को भी बता दी, क्योंकि सही फैसला तो दोनों के मशवरों से ही सही होता था। मैं या मेरी पत्नी अकेले कोई भी फैसला नहीं करते थे। खैर, यूं तय पाया कि मैं यही काम शुरू करूंगा और मेरी पत्नी इस फैसले से काफी खुश और संतुष्ट थी। फिर मैंने रेहड़ी खरीदी और रोज बिला नागा एक अच्छी सी जगह पर फल बेचने जाने लगा। चंद दिन तक तो काफी अच्छी आमदनी हो जाती थी, मगर फिर इसमें कमी होने लगी। तो मैंने एक ही स्थान पर रुकने की बजाय कुछ घंटे यहाँ वहाँ और उसके बाद अलग अलग इलाकों में घूम फिरकर अपना काम पूरी लगन और तवज्जो से जारी रखा। इस तरह करीब 500 रुपये रोजाना की बुनियाद पर आमदनी हो जाया करती थी। 3 महीने तक तो सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था और रफ्ता रफ्ता कर्ज भी चुकाते जा रहे थे। मगर अब कुछ दिनों से पत्नी की तबीयत अजीब सी रहने लगी थी। हर वक्त रोती हुई सी हालत में गिरफ्तार रहती थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि रात भर में बेचैन रही थी, इसी वजह से ऐसा लग रहा है। शायद और ऐसा वाकई ही हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से मेरी पत्नी की यही हालत बनकर रह गई थी।
मैंने उससे कहा कि अगर वो लोन की वजह से परेशान है तो बिल्कुल फिक्र ना करे, मैं जल्द ही पूरा कर्ज एक साथ उतार दूंगा। मुझे लगा कि वो इसी वजह से परेशान थी क्योंकि इस महीने की किस्त हम जमा ना कर पाए थे। मगर उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बदली बदली सी लगती थी और जब भी मैं उससे पूछता तो कभी तबीयत खराब होने का कह देती, तो कभी सरदर्द का कहती, कभी काम की थकान, तो कभी नींद ना आने का मसला। और मैं परेशान हो जाता कि जाने असल में मसला क्या है। मैंने उन दिनों अक्सर रातों को भी बेचैनी से करवट बदलते देखा था। कभी कभार उठकर कमरे से बाहर भी चली जाती थी और मैं पीछे जाकर देखता तो बुरी तरह घबरा जाती और कभी पानी पीने लगती तो कभी सिमटे हुए किचन को दोबारा समेटने लगती। उसकी हरकतें मुझे शक करने पर मजबूर कर रही थी। मैं इस सब से काफी उलझ चुका था। मैं अक्सर सोचता रहता था। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं जब घर से निकला तो मेरी पत्नी सही सलामत थी, मगर शाम को घर लौट कर देखा तो उसकी हालत काफी अजीब थी। मैं उसको लेकर तुरंत अस्पताल की तरफ भागा और वहां पहुंचकर जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो कहा कि मेरी पत्नी का बीपी खतरनाक हद तक हाई है और दिमाग पर किसी किस्म का दबाव है, और सख्ती से चेतावनी दी कि मैं उसको खुश रखने की कोशिश करूं। मैं भी ये सुनकर परेशान हो गया था और घर पहुंचकर सबसे पहला सवाल मैंने यही किया कि क्या मसला है, वो मुझे बताए तो सही। मगर उसने फिर से मुस्कुराकर मुझे टाल दिया था। इस किस्से को चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन सुबह को काम पर जाते हुए मैंने उसे फिर से किसी गहरी सोच में गुम पाया और उससे बात करनी चाही, मगर उसने कोई जवाब ही ना दिया और खामोशी से पलटकर घर के अंदर चली गई। मैंने सर झटका और वहां से हट गया, मगर अपने तय स्थान पर चलकर भी मैं काफी देर तक उसके रवैये को सोचता रहा था और बहुत कोशिश के बावजूद भी जब मैं इस सोच से छुटकारा हासिल न कर सका तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापसी की राह ली थी। घर पहुंचकर जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर धक से रह गया। मेरी पत्नी वीडियो कॉल पर कुछ मर्दों के साथ बातों में बिजी थी और वो लोग जिस अंदाज में बातचीत कर रहे थे वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो लोग मेरी पत्नी से। मेरा तो गम व गुस्से से बुरा हाल था। गैरत के मारे सर झुक गया था कि ये सब क्या हो रहा था। तभी पत्नी को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने मुझे देखकर फौरन ही कॉल कट कर दी। बुरी तरह घबराकर मुझे सफाई देने की कोशिश करने लगी, मगर मैं उसकी किसी सफाई को सुनने के लिए तैयार ना था, क्योंकि मैं खुद ही सब कुछ अपने कानों से सुन चुका था और आंखों से भी सब देख चुका था। अब क्या बाकी रह गया था? मेरा गम और गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया है, और वो भी उस वक्त जब मैं खूब मेहनत कर रहा था और कामयाबी हासिल करने ही वाला था। मैं तो खुश था कि अब मैं अपनी पत्नी की सभी ख्वाहिशों को पूरा करने के बिल्कुल करीब आ रहा था। उसने तो तब भी मेरा साथ ना छोड़ा था जब हमारे घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे। तो फिर अब क्यों किया? अब वो किसी और मर्द में दिलचस्पी लेने लगी है या अब मुझसे ही उकता चुकी है? ये सब सुनकर वो बुरी तरह घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर जब उसने सभी तरह के मामलात से आगाह किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं कमा कर लाने में इस कदर व्यस्त था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी पत्नी इस किस्म के हालात से अकेले ही सामना कर रही थी, और मैं उल्टा उस पर शक कर बैठा था कि वो मेरे साथ बेवफाई कर रही है। मेरी पत्नी मेरी माँ की सहेली की बेटी थी और हमारी पसंद की शादी थी। हमारी शादी को 2 साल होने को थे, मगर इस बीच कभी मेरी पत्नी का रवैया मुझसे ना बदल चुका था। उसने मेरी खातिर बेशुमार कुर्बानियां दी थी और अब इस मुकाम पर भी मैं उसकी मदद से ही पहुंचा था। मेरा नाम रंजीत है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे बाबा मेरी पैदाइश के कुछ महीने बाद ही इस दुनिया से विदा हो गए थे। तब से मेरी माँ ने ही मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला, मगर हमारे घर के हालात इस बात के लिए कतई सही नहीं थे कि मैं शिक्षा हासिल कर पाता। इसलिए 12 साल की उम्र से ही मैंने काम सीखना शुरू कर दिया था। मगर फिर वही मसला कि जिनके सर पर बाप या कोई वारिस मर्द ना हो तो जमाना उनको जूते की नोक पर ही रखता है, क्योंकि एहसास किस चिड़िया का नाम है यह हमारे देश में शायद 2% लोग ही जानते होंगे। बाकी तो सब या डंडे के जोर पर किसी की मदद कर दिया करते हैं और या फिर पैसे वाले के पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। और मेरे हाथ में सिवाय मेरे लाचार बेबस शरीर के और कुछ न था। मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी जिसके बलबूते पर मैं कुछ कर सकता। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे थे। तो एक दिन किसी बहाने से अचानक काम से बाहर निकल गया और फिर किसी ने मुझे हुनर सीखने को अपने पास न ठहराया। इस तरह मजबूर होकर मैंने हर दुकान, हर रेड़ी वाले और यहाँ तक कि खोखे वालों से भी काम मांगना शुरू कर दिया था
और शायद उस ईश्वर की कृपा थी कि चाय के स्टॉल पर मुझे कप वगैरह धोने और ग्राहकों को चाय पेश करने का काम मिल ही गया, तो मैं पूरे दिल से वहां काम करने लगा। और इस बीच मैंने थकावट और बुखार वगैरह को कुछ ना जाना और रोज बिला नागा काम पर जाने लगा। 2 से 4 दिन गुजर जाने के बाद मैंने एक और जगह काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहली जगह पर मालिक मुझे कम तनख्वाह दिया करता था। उसका काम खासा अच्छा चल निकला था, मगर मेरे लिए पैसे निकालना उसको मुश्किल लगता था। खैर यूं ही 2 से 3 जगह और बदली थी। एक जगह मुझे काफी बेहतर लगी तो मैं वहीं जमकर काम करने लगा। इस सब में मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। अब घर के हालात काफी बेहतर हो रहे थे। उन्हीं दिनों बरेली से मेरी माँ की सहेली ने हमारी तरफ चक्कर लगाया कि वो मेरी माँ के हाल चाल पूछना चाह रही थी। माँ की तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी, इसलिए माँ की सहेली ने चक्कर लगा लिया था। उसके साथ उनकी बेटी भी आई थी, जो खासी शर्मीली थी मगर कामकाज की बहुत फुर्तीली थी। उसने आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया था और माँ को किसी भी काम को हाथ तक न लगाने दिया कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं खुद ही सब कर लूंगी, जब चली जाऊंगी तो अपना घर खुद ही संभाल लेना। माँ और उनकी सहेली सारा दिन सर जोड़कर बातों में मग्न रहती और नैनी, जिसको प्यार से उसकी माँ नैना कहकर पुकारती थी, सारा दिन घर की सफाई सुथराई और कपड़े धोने से लेकर खाना पकाने तक सब काम कर देती थी। उसके हाथ में बड़ा जायका था। मैं तो पहले भी एक ही नजर में उसको दिल दे बैठा था। अब मैं हर दिन नई तरह के खाने खाकर और भी ज्यादा दिलो जान से उसका दीवाना होने लगा था, मगर मैं खामोश रहा था कि जाने मेरे बारे में उसका क्या ख्याल है। अगर उसने मेरा हौसला ना बढ़ाया या मेरे बारे में गलत राय ली तो मैं इज्जत से भी जाऊंगा, जो उसकी नज़र में मेरे लिए होती है। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद वो लोग वापस लौट गए थे। अब तो घर इस कदर वीरान लगने लगा था कि जैसे घर में कोई रहता ही ना हो। एक दिन माँ ने भी यही बात कर दी कि नैना के जाने से मेरा घर सूना होकर रह गया है। हालांकि हम पहले भी ऐसे ही 2 लोग रहते थे, मगर तब ऐसा महसूस ना होता था। अब माँ कुछ दिन घर को संभालने के अलावा पूरे घर में हर तरफ घूमती रहती, मगर नैना सारी जिंदगी तो यहाँ रहने वाली न थी। जाहिर है घर आए मेहमान को एक ना एक दिन वापस तो लौटना ही होता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि तब ही माँ ने अचानक मुझसे सवाल किया कि मुझे उनकी सहेली की बेटी नैना कैसी लगी है, तो मैंने भी कह दिया कि अच्छी थी। मुझे बुरी क्यों कर लगती। माँ ने ये सुनते ही जज्बाती होकर मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे आशीर्वाद देने लगी। मैं इस सब से हैरान हुआ कि मेरी तारीफ करने से माँ को इस कदर खुशी क्यों हुई है, मगर खैर मैं सर झटक कर वहां से उठा और अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गया। अभी मैंने आंखें बंद ही की थी कि छम से नैना का चेहरा मेरी आंखों में उतर आया। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। लगता था जैसे मेरा दिल सीना चीर कर बाहर निकलने को तैयार हो। ये सब उस दिन से जारी था जब से वो कातिल हसीना मेरा दिल बेकाबू करके घर से जा चुकी थी। इसी तरह करवट बदलते बदलते मैं नींद की वादियों में उतर गया और ये सब चंद दिन और जारी रहा था कि अचानक माँ ने मुझे ये खबर सुनाकर मेरा रहा सहा सुकून भी गर्क कर दिया कि उन्होंने मेरे लिए नैना का हाथ मांगा था। और 2 दिन अपने पति से सलाह मशवरा करने के बाद आज माँ की सहेली यानी नैना की माँ ने इस रिश्ते पर राजी होने की खबर सुना दी थी। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, मगर माँ के सामने यूं जाहिर कर रहा था कि उनकी खुशी में खुश हो गया हूँ। बमुश्किल खाना खाकर कमरे में गया और वहां जाकर मैंने खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया। फिर माँ ने 2-3 साल और शादी की तैयारियों के लिए मांगे। इस बीच हम कभी कभार बातचीत कर लेते थे और हम उनके घर जाते या वो चक्कर लगाते तो मुलाकात भी हो जाती थी। हम दोनों की खुशी एक दूसरे पर जाहिर हो गई थी और माँ ने इस बीच खूब अच्छे तरीके से एक एक चीज बनानी शुरू कर दी थी, मगर ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। 2 साल के बाद अचानक एक दिन माँ रात को सोई तो उन्हें अगले दिन का सूरज देखना नसीब ना हुआ और मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। मेरे गम की यह हालत थी कि ना मैं रो पा रहा था और ना ही सब्र कर पा रहा था। सख्ते की हालत में एक कोने में बैठ गया, मगर जब अर्थी उठने का वक्त हुआ तो मैं बेताबी से उठा और माँ को देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे किसी तौर पर भी सब्र नहीं हो रहा था। दिल में अजीब सी तकलीफ का एहसास हो रहा था। बड़ी मौसी, छोटी मौसी और नैना की मम्मी अपना गम भूलकर मुझे दिलासा देने लगी, मगर मैं इस दिल का क्या करता जो माँ की जुदाई में करा रहा था। मैं रो रो कर निढाल हो चुका था। मेरी माँ ही बाबा के बाद मेरा सब कुछ थी। कितनी खुशी से वो मेरी शादी की तैयारियां कर रही थी, मगर इकलौती खुशी देखे बिना ही वो इस दुनिया से क्यों चली गई।
मैंने तो माँ को अग्नि के हवाले करने के बाद से खाना पीना तक बुला दिया था। हर पल माँ की याद में तड़पते गुजर जाता था। सभी रिश्तेदार, मामा जी और मौसी जी मेरे गम में बराबर की हिस्सेदार थी और उनके साथ उनके बच्चे भी यहाँ पर आए हुए थे। हर कोई मुझे बहलाने में और खुश करने में व्यस्त रहता। यूं उनके साथ तो कुछ हद तक दिल बहल गया था, मगर 10-15 दिन के अंदर अंदर सभी आगे पीछे अपने अपने घरों को चले गए तो मुझे खाली घर काटने को दौड़ता था। 30 दिन मैंने किस कदर दर्द में घिरकर गुजारे थे ये मैं ही जानता था, मगर ऐन 1 महीना होते ही मेरे ननिहाल और ददिहाल वाले मेरे यहाँ आन पहुंचे और तब मेरी हालत के मद्देनजर सबने सादगी से मेरी शादी करने में ही मेरी भलाई जानी। उनका कहना था कि यूं अकेला रहकर मैं पागल हो जाऊंगा, तो सबने सादगी से शादी की बात की। हालांकि मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं अभी माँ का गम मना रहा था और इतनी जल्दी शादी के बारे में सोचना भी ना चाहता था। मगर सबने जबरदस्ती ही नैना को मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दिया था कि वो मेरी गम से निकलने में मदद करेगी और मेरे गम में बराबर की हिस्सेदार भी होगी, क्योंकि मेरी माँ उसकी भी माँ की जिगरी दोस्त थी और उसे भी उतनी ही प्यारी थी जितनी कि मुझे प्यारी थी। खैर, मैं अब ये क्या कह सकता था, सब मेरी भलाई में ही मुझ पर दबाव डाल गए थे, तो मुझे उनकी इस ईमानदारी भरी मोहब्बत की इज्जत करनी चाहिए थी। इसलिए मैंने भी दिल से उसको अपनाया और वो वाकई मेरे दुख की साथी साबित हुई थी। उसने मुझे पैसे की कमी, हालात की तंगी, गरीबी, किसी भी हालत में तनहा ना छोड़ा, ना ही मुझे किसी किस्म की परेशानी से पीड़ित किया, बल्कि जब कभी मैं कमजोर पड़ जाता तो वो मुझे भी तसल्ली देती और घबराने की बजाय हिम्मत करने को कहती थी। उसका साथ मेरे लिए एक बहुत बड़े आशीर्वाद के बराबर था और मैंने ये उससे कई बार कहा भी था। उस पर उसने एक दिन बताया कि वो भी मुझे उस दिन से ही चाहती है जिस दिन से मैं उसको चाहता हूँ। मैं हैरान हुआ कि ये बात तो मैंने अपने दिल में दबाकर रखी थी, तो इसको कैसे इस बात का पता चला। तब उसने हंसते हुए कहा कि माँ ने मेरे दिल की बात जान ली थी कि मैं नैना की मौजूदगी से खिला खिला सा रहता था और उनके जाते ही मुरझा गया था। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए कि वाकई माँ वो हस्ती है जो औलाद के लाख छुपाने के बावजूद उसके दिल का हाल जान लेती है और औलाद को खबर भी नहीं होने देती। यही तो मेरी माँ ने किया। मेरी खुशी जानकर मेरा रिश्ता तय कर दिया, मगर मुझ पर यह जाहिर किया कि ये उनकी खुशी है। मैं अपनी माँ को याद करके जोरों कतार रो दिया था और ऐसा अब भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन नैना ने वाकई मुझे उनके बिना भी दिल से खुश होना सिखा दिया था, जबकि मैं पहले दिन से ही ये समझता था कि मैं कभी माँ का गम भुला नहीं पाऊंगा, और ऐसा नहीं हुआ था। इतनी प्यारी पत्नी मिली थी मुझे। फिर ऐसा हुआ कि मेरी आमदनी में बढ़ोतरी होने की बजाय तेजी से कमी होने लगी और इसी तरह घर के हालात भी खराब हो चुके थे। और तब एक बार फिर पत्नी ने ही मेरी परेशानी खत्म करने में मेरी मदद करनी चाहिए थी और इसीलिए उसने एक लोन ऐप से लोन ले लिया। वो बेचारी पढ़ी लिखी तो थी, मगर दुनियादारी में इतनी महारत ना रखती थी कि अच्छे और बुरे की पहचान कर पाती। 2 महीने तक तो मैंने लोन की किस्तें बिल्कुल वक्त पर भरी थी, मगर तीसरे महीने आमदनी इतनी कम थी कि घर का राशन ही बमुश्किल खरीद पाया था। ऐसे में लोन की किस्त ना दे पाया था और कंपनी के 3 मेंबर पहले तो किस्त को भरने के लिए उस पर दबाव डालने लगे, मगर मेरी पत्नी ने सोचा मुझे परेशान न करे, इसलिए हर बार वो खुद ही उनसे मिन्नत समाजत करती कि थोड़ा सा वक्त और दे दे या अगले महीने हम पहले दोनों किस्तें एक साथ ही जमा कर देंगे। मगर वो किसी तौर पर भी राजी ना हुए थे। फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उन्होंने मेरी पत्नी को हेर फेर से बातों में उलझाकर वीडियो कॉल करने पर मजबूर किया और एक बार की ये गलती उसकी कमजोरी बनाकर रोज ही मेरी पत्नी को डरा धमकाकर उसको कॉल करने पर मजबूर करते और अपनी घटिया सोच और गंदी जुबान को सुकून पहुंचाते रहे। और यही वजह थी कि मेरी पत्नी बेचारी मुझसे भी डरती रही और उनके हाथों जलील और बेइज्जत भी होती रही थी। इसी वजह से अक्सर कोनों में खुसर पुसर करती फिरती थी और रात के दूसरे पहर को भी उठकर उनकी कॉल का जवाब देने को कमरे से बाहर भागती थी। मेरे अचानक पहुंचने पर घबरा जाती थी और मैं उसकी यह हालत देखकर परेशान रहने लगा। उससे पूछता तो वो कुछ भी बता देने को तैयार ना होती थी, तो मैं उसके बारे में गलत राय बना चुका था। वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी इतनी जल्दी मैं लोन की रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकता, मगर उसकी भी गलती थी। उसको मुझे अपनी परेशानी से आगाह कर देना चाहिए था। इस तरह कम से कम इतनी बेहुदा बातों से और इतनी तकलीफ से तो सुरक्षित रहती। मैं कुछ भी करके रकम जमा करके उनके मुंह पर मारता और शायद मैं भी कसूरवार था कि मैं उसको इस कदर विश्वास ना दे पाया था कि वो इस किस्म की कोई बात मुझे बता पाती।
मगर खैर, मैंने अब इस बात पर ईश्वर का शुक्र किया कि जल्दबाजी में मैंने कोई गलत कदम न उठाया और अपनी ही वजह से परेशान होने वाली पत्नी को और ज्यादा मुश्किल में ना डाला। मैंने लोन वालों को कॉल की और उनको कहा कि आपके सारे कॉल और बातें हमने रिकॉर्ड कर रखी हैं। हालांकि मैंने झूठ बोला था, मगर ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, वरना ये हम गरीबों की मजबूरियों से फायदा उठाकर अपनी बातें मनवाते हैं। तो वो लोग बहुत डर गए और मैंने उन्हें धमकी दी कि अगर अब वक्त से पहले हमसे रकम मांगी तो उनका सारा सच हम मीडिया को दे देंगे। उन लोगों ने मुझसे और मेरी पत्नी से माफी मांग ली और दोबारा कॉल करके परेशान नहीं किया, और मैं दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करके उनके पैसे जमा करता रहा और आखिरकार लोन की रकम पूरी भर दी। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।